जी, आज का हमारा टॉपिक है जी रोबोट्स की फाइल। ये रोबोट्स की फाइल क्या होती है? प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने साइट मैप जनरेट करना और अपलोड करना सीखा था, ऐसे ही है? सीखा था? आपको नहीं याद? साइट मैप अपलोड करना सीखा था ना, सर्च कंसोल। आप थे पिछली क्लास में? सीखा था। तो आप लोग मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कर रहे हो कोर्स पर, हैं? फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो भाई। देखो, आपको मुझे खुद बताना चाहिए ना, हमने ये किया था और ये हमने एक्सरसाइज भी किया इसको, फिर फ़ायदा है ना कोर्स का, ऐसे तो नहीं ना फ़ायदा। जी, रोबोट्स फाइल क्या होती है? होस्टिंग हो सकती हैं, और उसके बाद मैंने गूगल सर्च कंसोल बनाया था, उसको वेरीफाई करवाया था, साथ में साइट मैप बनाया था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसका एक और हिस्सा होता है रोबोट्स फाइल। ये रोबोट्स फाइल क्या होती है? बेसिकली हमारी वेबसाइट ने रैंक करनी है, रैंक करना है, तो रैंक तब करेगी वेबसाइट हमारी जब गूगल का रोबोट, या कह रहे हैं गूगल का स्पाइडर या गूगल का क्राउलर, ठीक है जी, हमारी वेबसाइट को आकर देखेगा। ठीक है, अब वो हमारी वेबसाइट को कब देखता है? सबसे पहले तो हमें एसईओ के स्टैंडर्ड्स पूरे करने हैं, तब वो देखता है। और सबसे बड़ा जो स्टैंडर्ड है वो है यूनिक कंटेंट। मतलब मैं अगर किसी की बिल्कुल वेबसाइट की क्लोन कॉपी करूं और अपनी वेबसाइट बना लूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास सारा कंटेंट डुप्लीकेट है। कंटेंट, टेम्पलेट की बात नहीं कर रहा, टेम्पलेट डुप्लीकेट हो सकती है। यानी कि जो वेबसाइट मैंने आपसे कॉपी करवाई, कॉपी की ना, आपने एक वेबसाइट बनाई खुद से, तो वो वेबसाइट की कॉपी है। वेबसाइट कॉपी का कोई इशू नहीं है कि एक टेम्पलेट के ऊपर तो बहुत सारी वेबसाइट्स बन सकती है। कंटेंट चेंज होना चाहिए आपका, डाटा किसी और का नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, मैंने किसी को दिखाया कि भाई ये पूरी की पूरी वेबसाइट मुझे ऐसी चाहिए, तो उसने सारा उसी की टेम्पलेट, उसी का डाटा उठाया और मेरी वेबसाइट बना दी। तो इसका मतलब है कि ये कंटेंट डुप्लीकेट हो गया। हमें कंटेंट चेंज करना है, तस्वीरें चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, तो इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट नई है, यूनिक है, और इसकी बेस पर ही आपकी वेबसाइट ने रैंक करना है। यही वो बेसिस हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। सो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे अहम बात है कि हमारा कंटेंट यूनिक होना चाहिए, यानी वेबसाइट में हमने जो कुछ लिखा हुआ है वो यूनिक होना चाहिए। चलिए, अब रोबोट्स फाइल क्या करती है? रोबोट्स फाइल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करवाती है। यानी रोबोट्स फाइल में हम इंफॉर्मेशन देते हैं क्रॉलर को कि भाई क्या क्रॉल करवाना है और क्या क्रॉल नहीं करवाना, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं आपकी और कौन सी चीज़ें हैं वो देखने वाली नहीं हैं। जितनी भी अच्छी पॉपुलर वेबसाइट्स होंगी सबकी रोबोट्स फाइल बनी होंगी। अगर मैं यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ और उसके आगे मैं लिख देता हूँ robots.txt। अब ये मैंने एक टर्म लिखी है जो फिक्स टर्म लिखी है, robots.txt, यानी इसका क्या मतलब हुआ? फिक्स नाम है ये। robots.txt एक फिक्स नाम है, अपनी मर्जी से नहीं नाम रखा हमने कोई, बल्कि ये नाम हमें खुद से उन्होंने बताया कि आपने इस फाइल का यही नाम रखना है। नाम के स्पेलिंग बिल्कुल यही होने चाहिए, robots.txt। ठीक है, ये लिख के हमने एंटर किया और हर वेबसाइट पर ये फाइल होगी, लेकिन हर वेबसाइट के अंदर ये वाली फाइल उस वेबसाइट का कंटेंट दिखाएगी। देखें जरा क्या लिखा हुआ है, इसमें बहुत कम लिखा हुआ है, 2-3 लाइनें लिखी हुई नजर आ रही हैं आपको। एक पे लिखा हुआ आ रहा है यूजर एजेंट स्टैटिक, है ना, अगली लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है डिसअलाउ, उससे अगली लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है अलाउ, और आखिरी लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है साइट मैप। ये साइट मैप वही है जो अभी आपने पिछली क्लास में बनाना सीखा था। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आपने साइट मैप बना लिया, उसे गूगल सर्च कंसोल से जाके वैलिडेट भी किया, आपने इसको रोबोट्स फाइल में भी लिखना है। साइट मैप जनरेट किया था ना हमने, जैसे ये डीसी किचन है ये वाला मैप बनाया था। उसके बाद हमने जाके गूगल सर्च कंसोल में जाकर इसका नाम लिख के एंटर किया था, तो उसने सक्सेस का मैसेज भी दिया था कि अपलोड हो गया। अब हमें क्या करना है, यही वाला जो नाम है इसे कॉपी करना है और इसे कहाँ पे लिखना है? रोबोट्स फाइल में आके लिखना है। ठीक है, यानी कि नाम क्या बनाना है हमने? रोबोट्स के नाम से फाइल बनानी है। उसमें ये 3 लाइनें देखें हमने लिखी हुई हैं। हाँ जी, होम पेज। ये तो अभी हमने सिर्फ, मैंने आपको दिखाया है, आपके किसी यूजर ने तो आपकी रोबोट्स फाइल नहीं देखनी। क्या ख्याल है? ये रोबोट्स फाइल हम किसको दिखा रहे हैं? क्रॉलर को दिखा रहे हैं सिर्फ। क्या कह रहे हैं क्रॉलर को?
क्रॉलर को ये कह रहे हैं कि भाई ये वाले फोल्डर जो हैं मेरी डोमेन की होस्टिंग में पड़े हुए हैं, इनको क्रॉल नहीं करना, और ये वाले फोल्डर्स हैं इन्हें क्रॉल करना है, और ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है। तो क्रॉलर को इन्फॉर्मेशन मिल गई पहले से, बजाय इसके कि वो कहीं से आकर ढूंढता भी रहे ये वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई आ रही है वो लिखी है यूज़र एजेंट कॉलन स्टैटिक। ये बस यूज़र एजेंट का मतलब क्या है कि ये यूज़र एजेंट कहते हैं क्रॉलर्स को, चाहे वो क्रॉलर MSN का हो, चाहे वो याहू का हो, चाहे वो गूगल का हो। लेकिन क्योंकि हम बात गूगल की कर रहे हैं तो इसलिए हम गूगल के क्रॉलर को डिस्कस करते हैं। अब यूज़र एजेंट कॉलन स्टैटिक, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यूज़र एजेंट से क्या मुराद है कि क्रॉलर कौन से होंगे, ठीक है। यूज़र एजेंट किसे हम कह रहे हैं? क्रॉलर को बोल रहे हैं। क्रॉलर क्या है? जो आपकी वेबसाइट को आकर क्रॉल करता है, यानी आपकी वेबसाइट को आकर एनालाइज करता है और उसकी इंडेक्सिंग करता है, वो है क्रॉलर। और स्टैटिक, अब ये क्या बताया हमने, यूज़र एजेंट कॉलन स्टैटिक का क्या मतलब हुआ कि भाई जितने भी क्रॉलर्स हैं, जितने भी क्रॉलर्स हैं ग्लोबली, सारे के सारे मेरी वेबसाइट को क्रॉल करें। इसका मतलब यही है ना, स्टैटिक का मतलब तो यही होगा, लेकिन इसका मतलब तो यही है। अगर मैं इसके आगे किसी क्रॉलर का नाम लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं सिर्फ उसको कह रहा हूँ कि क्रॉल करो। और अगर मैं इसका नाम नहीं लिखता और स्टैटिक लगा देता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि भाई जितनी भी क्रॉलर्स हैं सबको कहो कि मेरी वेबसाइट को क्रॉल करें। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो एक स्टैंडर्ड टर्म है जो आपने रोबोट्स की फाइल में लिखनी है। क्या लिखना है? यूज़र एजेंट कॉलन स्टैटिक। अच्छा, उसके बाद आगे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस अलाउ कॉलन स्लैश CGI डैश बिन। ये आपने खुद टाइप करनी है, खुद बनानी है हमने, ठीक है। कैसे बनानी है? ये हमने इसको किया जो हुआ है, रन जो किया हुआ है, ये तो इंस्टॉल की हुई है ना, आपकी वेबसाइट पे तो भी नहीं होगी है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी तो हम खोलेंगे नोटपैड, नोटपैड में जाएंगे और ये फाइल बनाएंगे लाइक दिस। ये सिर्फ टेस्ट करने का तरीका बताया आपको मैंने। हाँ, सिर्फ अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, आगे स्लैश robots.txt, बस। आपने क्या लिखा है? dckitchen.org/robot.txt। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ geo.tv, मैं उसकी रिपोर्ट फाइल देखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा स्लैश, समझ आई बात की। मैं कहता हूँ कोई और लिख लेते हैं, उर्दू पॉइंट, आगे इन्होंने बहुत ही सारे, मतलब इनकी वेबसाइट बड़ी है ना तो इनके काफ़ी सारे साइट मैप सबमिट कराए हुए हैं, मतलब मुख्तलिफ पेजेस को ना, पेजेस के उन्होंने अपने अपने साइट मैप कराए हुए हैं। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनके सबके रोबोट्स पड़े हुए हैं, सबकी रोबोट्स फाइल पड़ी हुई है। और कोई वेबसाइट लिख लो जी, और कौन सी लिखे? yahoo.com स्लैश, आ गया, ठीक है। देखिए इस पे भी लिखा हुआ है डिसअलाउ। अब ये फाइल कितनी बड़ी होगी? जितनी बड़ी आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मैंने कुछ भी डिसअलाउ नहीं करना, यानी कि मेरा जितना भी डाटा सारा क्रॉलर देखे, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिसअलाउ लिखने की जरूरत नहीं। और अगर मैं कहूँ सब कुछ ही अलाउ करना है तो सिंपल सा बन गया हमारा, जैसे ये सिंपल फाइल बनी हुई है। देखिए क्या लिखा है, अलाउ कॉलन। इसका मतलब क्या हुआ? आगे मैंने कुछ मेंशन भी नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सब कुछ ही अलाउ करो, यानी जो कुछ भी है सब अलाउ कर दो। लेकिन ऊपर मैंने डिसअलाउ क्या किया? मैं कह रहा हूं मेरी होस्टिंग में एक ये फोल्डर पड़ा हुआ है CGI बिन के नाम से, इसको क्रॉल नहीं करना। अब ये बेसिकली क्या क्यों रहे हम, क्रॉलर ने जब किसी भी वेबसाइट पर आना है तो उसके पास एक खास टाइम होगा क्रॉल करने के लिए। अब आपकी वेबसाइट पे इतना सारा डाटा है, उसमें से कुछ डाटा है जो क्रॉलेबल है और कुछ डाटा जो आपको मैटर नहीं करता कि क्रॉल हो के ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने उसमें कुछ वीडियोस रखी हुई हैं, कुछ बैकअप रखा हुआ है। अब उसे तो उसका हमारी वेबसाइट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसे तो हमें क्रॉल नहीं करवाना। या वीडियो पड़ी हुई है वेबसाइट पे ही चल रही है, मगर वीडियो को तो क्रॉल नहीं करेगा ना, वो तो वेबसाइट के कंटेंट को क्रॉल करेगा। तो मैं मना कर दूंगा उसे कि भाई इस फोल्डर को क्रॉल नहीं करो। इससे फायदा क्या होगा? क्रॉलर का टाइम बच जाएगा, यानी उसे पता लग जाएगा कि मुझे किस हिस्से को देखना है और किस हिस्से को नहीं देखना है। क्रॉलर जो होता है उसको हम बोलते हैं कि उसका जो एक बजट होता है, उसे हम बोलते हैं क्राउल बजट। अब क्राउल बजट का क्या मतलब है? पैसे इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ टाइम।
कि क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो उसने आपकी वेबसाइट पे कितना उसको टाइम मिला हुआ है, वो कहलाता है क्राउल बजट। क्राउलर सॉफ्टवेयर है, जो भी वेबसाइट ऑनलाइन है सबको उसने देखना है, लेकिन जिसकी वेबसाइट का कंटेंट डुप्लीकेट होगा वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको नहीं देखेगा। और जिसको क्राउलर नहीं देखेगा इसका मतलब है कि उसकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। आप देख रहे हैं कितनी सारी वेबसाइट्स है, पहले पेज पर तो सिर्फ 10 वेबसाइट्स आती हैं, वो है जो स्टैंडर्ड पूरे कर रही है और क्राउल हो रही है। यानी हमारा जो पहला टारगेट है वो क्या है कि हमारी वेबसाइट क्राउलेबल हो। हम कहते हैं इधर एक बिल्डिंग पीक सोल्यूशन की है, साथ एक एड कॉलेज भी है। तो मैं अब आपसे पूछूं बेहतर कॉलेज कौन सा है, आप क्या कहोगे? यहाँ बैठे हुए अगर वहाँ एडमिशन लिया होता तो शायद आप कहते हैं कि वो अच्छा कॉलेज है, तो लाजमी बात है अगर वो अच्छा होता तो वहाँ पढ़ रहे होते ना। अब हैं तो दोनों साइड में चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ये अच्छे स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पढ़ रहे हो। सेम इसी तरह जो 2 वेबसाइट ऊपर आ रही हैं और 10 नहीं आ रही या 100 नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 2 ऊपर आ रही है वो स्टैंडर्ड मीट कर रही है, और उन 2 में से भी जो उससे भी ऊपर है इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा स्टैंडर्ड मीट कर रही है, और जो दूसरे नंबर पर है वो तो बिल्कुल ही मीट नहीं कर रही है, तभी दूसरे पे चली गई है ना। फिर दूसरे नंबर वाला क्या करता है और मजीद एफर्ट्स करता है, फिर कभी वो ऊपर आ जाता है कभी वो नीचे आ जाता है। ऐसे होता है, ऐसे बिजनेसेस में भी होता है ना कि जो स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा मीट कर रहा है वो टॉप पर चला जाता है, और जो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा होता वो नीचे आ जाता है। हमें ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ये वाली इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आप ये ना समझें कि रोबोट की फाइल बनाने से आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है। नो, रोबोट की फाइल बनाने से हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही। रोबोट की फाइल बनाने से हम क्राउलर को बता रहे हैं कि भाई इस पेज को क्राउल करो और इस पेज को क्राउल नहीं करो, ठीक है ना, इस पेज को क्राउल नहीं करना। यानी कि जिसको हमने क्राउल करवाना, यहाँ पर सिर्फ ये बता रहे हैं रैंक तो फैक्टर्स की वजह से कर रही है ना, उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है कि आपकी रोबोट्स फाइल होनी चाहिए, ठीक है, मैंने एक फैक्टर है सिर्फ। और इसका फायदा में क्या हो रहा है, अगर हमने रोबोट्स फाइल बनाई नहीं है, मिसाल के तौर पर मैंने अपलोड किया अपना प्रोजेक्ट वेबसाइट का, ठीक है, अब उस वेबसाइट के प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी इंडेक्स फाइलें, बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, तो अब क्राउलर जब आएगा तो क्राउलर ने क्या चेक करना है, सब कुछ चेक करेगा ना, मुश्किल में डाल दिया उसको। अब ये भी आपको बता रहा हूं कि क्राउलर जब आता है तो उसका एक क्राउल बजट होता है। क्राउल बजट का क्या मतलब हुआ कि भाई उसको टाइम असाइन हुआ है। अब ये अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्राउल बजट होता है, एक टाइम है, तो इसका मतलब है ये नहीं है कि हम कहें कि भाई कितना टाइम है, ये टाइम उसने खुद से डिसाइड किया हुआ है कि ये वेबसाइट कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है, इसका कंटेंट कितना है, उसके हिसाब से उसको टाइम अलोकेट कर देता है कि भाई इतने सेकंड के लिए इसने वेबसाइट को देखना है और क्राउल कर देना है। और क्राउल करने का मतलब क्या है, क्राउल की एग्जांपल बिल्कुल इस तरह ही है जैसे मेरी क्लास में कोई 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, रोजाना आप लोग आते हैं, 3 महीने का कोर्स है, ठीक है, रोजाना क्लास की एंड के ऊपर मैं क्या करता हूँ, टॉप 5 स्टूडेंट्स के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। वो वाले स्टूडेंट जो कि क्लासरूम में जब बैठे तो डिसिप्लिन भी उनका बहुत अच्छा था, ठीक है, मैंने उनसे जब क्वेश्चन किया तो आंसरिंग भी उनकी बहुत अच्छी थी, उनका आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छा था मेरे साथ, मतलब मुझे इन सब चीज़ों से पता लग रहा है कि वो रैंक कर रहे हैं स्टूडेंट्स मेरी क्लास में पाए। अगले दिन फिर मैंने यही सिस्टम किया, फिर मैंने 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट बना। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, अगर मैं इधर आकर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं क्रॉल करता हूँ ना आपको, तो मैं रोजाना आपको देखता हूँ, जो मैं आपको देख रहा हूँ ना कि जो 5 स्टूडेंट्स कौन से ये क्राउलिंग है, और उसके बाद जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ अपने पास वो इंडेक्सिंग है। यानी कि क्राउल करने के पहले मैंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई। 30 दिनों के बाद मैं रोजाना 5 स्टूडेंट्स निकाल रहा हूँ, 30 दिनों के बाद मैंने जो लिस्ट बनाई ना, मैंने किसी ऑफिस के बंदे को कहा, मैं कहा भाई ये जो निकाल कर दिखाएं मुझे 30 दिनों के हिसाब से बेस्ट 5 स्टूडेंट्स कौन से हैं। तो उन्होंने मुझे पहले जी बात मैं लगा देता हूँ फिर